वेलकम टू न्यू क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th चैप्टर नंबर 3 डायनेमिक्स 1 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। और ये अगेन हमारे सेशन के अकॉर्डिंग होगी कि जिसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, उसके छोटे छोटे आंसर्स होंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है हमें, क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि अभी हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 हमें ये कह रहा है कि व्हेन अ मोटरसाइकिलिस्ट, जो मोटरसाइकिलिस्ट होता है, हिट्स अ स्टेशनरी कार, जब वो एक रुकी हुई गाड़ी को हिट करता है, ही मे फ्लाई ऑफ, वो बाइक से फ्लाई कर जाता है। जबकि जो ड्राइवर होता है, जो गाड़ी के अंदर बैठा होता है, उसको नेक इंजरी हो जाती है। नेक इंजरी हो जाती है तो ये क्यों होता है, आप ये बताओ। यानी कि जो ड्राइवर होता है उसकी नेक इंजरी हो जाती है, जबकि मोटरसाइकिलिस्ट जो होता है वो फ्लाई ऑफ कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? ये मेजरली दो रीजंस की वजह से होता है। एक तो मोमेंटम का रीजन है, दूसरा इनर्शिया का है। यहाँ पे आप इनर्शिया के रिस्पेक्ट से ही लिखो। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि हमारे पास, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है? पहले इनर्शिया की, ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी इस वजह से हो क्योंकि हम इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूँ। इनर्शिया क्या होता है? तो इनर्शिया बेसिकली किसी भी बॉडी की हमारे पास प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया ये कहता है कि अगर बॉडी कोई चल रही है, मोशन में है, तो वो ये चाहती है, वो ये कहती है कि मैं मूव ही करती रहूँ। ठीक है। अगर कोई बॉडी जो है रुकी हुई है रेस्ट पे, तो वो ये चाहता है कि मैं रेस्ट पे रहूँ। ठीक हो गया। अब आपने ये समझने वाली बात है कि बाइक जो है वो चल के आ रही थी ना, स्पीड में थी, आगे की तरफ आ रही थी। जैसे बाइक अचानक रुकेगी, लेकिन जो ऊपर राइडर बैठा हुआ है, राइडर का इनर्शिया ये कहेगा कि मैं चलता रहूं, क्योंकि बाइक चल रही थी पहले ना, बाइक के साथ साथ राइडर भी चल रहा था। जैसे ही बाइक को रोकेंगे तो राइडर जो है आगे की तरफ जाएगा, इनर्शिया की प्रॉपर्टी के रखते हुए राइडर आगे की तरफ फ्लाई ओवर कर जाएगा। तो ये रीजन है कि इनर्शिया की वजह से। और जैसे ही, क्योंकि गाड़ी रुकी हुई थी, तो उस गाड़ी का इनर्शिया ये कहता है कि मैं रुकी रहूं। अचानक से गाड़ी का हिट किया बाइक ने, तो गाड़ी मोशन में आ गई। जैसे ही गाड़ी मोशन में आई, उससे हुआ क्या कि जो अंदर बंदा बैठा हुआ था, ड्राइवर जो था, वो उसकी बॉडी तो रेस्ट में थी। तो रेस्ट से अचानक जैसे ही वो मोशन में आया, तो जाहिर सी बात है उसको रेजिस्ट करेगा, तो इस वजह से उसकी नेक इंजरी हो जाएगी। ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं, ड्यू टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, द मोटरसाइकिल स्टॉप सडनली, बट द राइडर बॉडी कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, सो फॉल ऑफ। इस वजह से वो फॉल्स ऑफ कर जाता है, बाइक से गिर जाता है, उड़ जाता है। द कार मूविंग सडनली, द कार मूव सडनली, इसका मतलब है गाड़ी इम्पैक्ट के बाद, यानी कि हिट करने के बाद अचानक से मूव करती है। जबकि जो राइडर हेड होता है, जो राइडर्स का ड्राइवर का हेड होता है, टेंड्स टू रिमेन्स एट रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाहता है, जिसकी वजह से इंजरी हो जाती है उसको। ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, आप बेशक स्क्रीनशॉट कर लें इस क्वेश्चन को। तो ये टोटल इनर्शिया की गेम है। यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी चला गया है। रीज़न ये है कि इनर्शिया की डेफिनेशन भी समझानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे इनर्शिया यूज़ हो रहा है, तो आपको इजीली समझ आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन ऑटम, ऑटम के मौसम में हमारे पास, व्हेन यू शेक अ ब्रांच, कोई भी आप शाख को शेक करते हैं, तो उसके जो लीव्स होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं। आप देखें इधर, ये जो पत्ता है ये डिटैच हो जाएगा। अगर आप इसको हिलाएंगे तो ये पत्ता डिटैच होने का मतलब है यहाँ से गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो ये चीज़ है ये कमज़ोर, एक तो कमज़ोर है। ठीक है, क्योंकि ये सूखा हुआ पत्ता है, तो इसकी जो ये जो कनेक्टिंग पॉइंट है इस ब्रांच के साथ, वो कमज़ोर है। दूसरी सबसे बड़ी रीज़न इनर्शिया की रीज़न है, क्योंकि इसका भी अपना इनर्शिया है, इसका भी अपना इनर्शिया है। ये दोनों फिलहाल रेस्ट में हैं। ठीक है। जैसे ही आप इसको मूव कराओगे, तो इसका इनर्शिया तो मोशन में हो गया, लेकिन इसका इनर्शिया बोलेगा मैंने रेस्ट पे रहना है। इस वजह से रेजिस्ट करने की वजह से ये रहेगा रेस्ट पे ही। जैसे ही इसको मूव कराओगे तो ये रेस्ट पे रह रहा है ना, तो यहाँ से डिटैच हो जाएगा। ये तो इनर्शिया की वजह से डिटैच होते हैं। हम आंसर पढ़ लेते हैं। व्हेन द ब्रांच इज शेकन सडनली, अचानक से जैसे ही हम शाख को शेक करेंगे, इट मूव्स, मूव कर जाएगी। शाख तो मूव कर जाएगी, जैसे मैंने बताया कि ब्रांच तो मूव कर जाएगी, लेकिन जो लीव्स टेंड्स टू रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया, जो लीव होगा, पत्ता होगा, टेंड्स टू रिमेन्स एट रेस्ट ड्यू टू इनर्शिया की वजह से रेस्ट पे रहने का। दिस कॉज द लीव टू सेपरेट फ्रॉम द ब्रांच एंड फॉल। ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। अगेन स्क्रीनशॉट ले ले। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, व्हाई इज इट नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली ऑन फ्रंट व्हील्स ऑफ अ बाईसाइकिल। कहता है कि ये सेफ क्यों नहीं होता कि आप बाईसाइकिल के फ्रंट व्हील
की ही ब्रेक अप्लाई करें। ये सेफ क्यों नहीं होता? आप फिगर में देख रहे हैं, जैसे ही बाइक के फ्रंट टायर की ब्रेक अप्लाई करते हैं, हमें ये पता है बाइक जो होती है हमारी टर्न ओवर कर जाती है या ओवर टर्न कर जाती है, ठीक है। तो ये क्यों होता है ऐसे, तो ये आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अप्लाइंग ओनली द फ्रंट ब्रेक, सिर्फ फ्रंट ब्रेक अप्लाई करने से स्टॉप द फ्रंट व्हील, अगले जो पहिया है पहला, यानी कि जो अगला जो उसका टायर है उसको सिर्फ अचानक से रोकती है फ्रंट ब्रेक, ठीक है। बट लेकिन द राइडर बॉडी कीप मूविंग फॉरवर्ड, उस राइडर की बॉडी तो आगे की तरफ जा रही होती है, क्योंकि इनर्शिया की वजह से ना, जैसे ही आपने अगला टायर पे ब्रेक लगाई, बॉडी तो पहले मूव करती है, अचानक से रोका, लेकिन आपने जो जो राइडर है जो साइकिल चला रहा है उसकी बॉडी तो आगे की तरफ मूव करेगी। अब क्योंकि आगे की तरफ मूव करने की वजह से साइकिल टर्न ओवर कर जाएगी, ठीक है। तो ये वही आंसर लिखा हुआ है, अप्लाइंग only the front brake stops the front wheel suddenly, but the rider's body keeps moving forward due to inertia. This may cause the bicycles to overturn and rider to fall. तो ये था थर्ड क्वेश्चन। हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है, डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। याद रखें, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है F इज इक्वल टू ma, ठीक हो गया। और न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी अगर रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, अगर मूव कर रही है, मूव करती रहेगी, आप इस लिहाज से कह सकते हैं जब तक कोई फोर्स अप्लाई नहीं करोगे और तो हमारे पास बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है, रेस्ट पे रहेगी, अगर मूव करे तो मूव करती रहेगी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ये कहता है। तो न्यूटन सेकंड लॉ होता है F इज इक्वल टू एम ए, और ए की जगह आप फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हो, इस एक ही जगह। उसके बाद दोबारा से अगेन आपका ये आ गया, जब फोर्स जीरो होगा, फोर्स जीरो होगा, इसका मतलब है ये दोनों वेलोसिटीज बराबर है ना, यानी कि 10 माइनस 10 जीरो, जीरो डिवाइडेड बाई टी जीरो, एंड जीरो मल्टीप्लाई बाई एम जीरो, इसका मतलब है वेलोसिटीज दोनों की बराबर है। तो यही रीजन है, अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है यानी कि वेलोसिटीज उसकी बराबर है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया आपने, तो इसका क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रह रहा है तो रेस्ट पे रहेगा, अगर मूव कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जब तक कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं करते। तो ये चीज़ आपने लिख देनी है सिर्फ इतनी, और आखिर में ये चीज़ लिख देनी है और आपके फुल नंबर आपको मिल जाएंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है, एक्शन एंड रिएक्शंस आर इक्वल एंड ऑपोजिट, do they balance each other, can body move under an action of and reaction pair। कहता है कि हमारे पास एक्शन और रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास ऑपोजिट होते हैं, क्या ये बैलेंस कर सकते हैं? तो याद रखना है, हमारे पास चीज तब फोर्सेस तब बैलेंस करते हैं जब वो एक बॉडी पे लग रही हो। इस वाले केस में हमारे पास नहीं बैलेंस करते हैं। क्यों नहीं बैलेंस करते हैं? क्योंकि हमारे पास एक्शन दीवार पे हो रहा है, रिएक्शन आपके हाथों पे हो रहा है, ठीक है। इस वजह से आप लिखोगे, नो दे डू नॉट बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, देयरफॉर दे कैन कैंसिल ईच अदर, दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। मैं आपको बताता हूँ कि किस केस में बैलेंस हो जाती हैं। दे कैन नॉट कैंसिल ईच अदर एंड बॉडीज कैन स्टिल मूव अंडर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स, अंडर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो बैलेंस फोर्स तब करती है जब रोप है ना, ये रस्सी है, इस रस्सी पे ये पर्सन अप्लाई कर रहा है फोर्स, ये पर्सन अप्लाई, अब यहाँ पे बैलेंस हो जाएंगी फोर्सेस। क्यों? क्योंकि एक ही बॉडी पे अप्लाई हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है, a man slips on an oily floor, he throws his bag to move out of the slippery area, why? क्यों? कहता है कि एक पर्सन एक अगर स्लिप हो जाता है यहाँ से, तो अपने बैग को अगर वो बैकवर्ड फेंकता है तो वो खुद क्यों ये फॉरवर्ड ऐसे पुश फील करता है और निकल जाता है उधर से। तो ये आपने अब फील किए बगैर तो नहीं कर सकते इमेजिन, बट अब ये इसको समझने की कोशिश करें। होता ये है कि जैसे ही व्हेन ही थ्रोज हिज बैग बैकवर्ड, जैसे ही वो अपना बैग पीछे की तरफ फेंकता है, क्योंकि बैग का भी तो मोमेंटम होता है ना, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा है, बैग का मोमेंटम होता है, तो वो बैकवर्ड मोमेंटम लगा तो इस पर्सन को फॉरवर्ड मोमेंटम फील होता है, क्योंकि कंजर्व भी तो करना है। तो फॉरवर्ड मोमेंटम फील होने की वजह से ये पर्सन जो है वो स्लिप होने वाले एरिया से बाहर निकल आता है, ये फॉरवर्ड ऐसे मोमेंटम फील करेगा, जबकि बैग इसने पीछे की तरफ फेंका है, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे ये लिखोगे, ये तीन लाइंस, तकरीबन तीन, ये दो ही लाइंस है। व्हेन ही थ्रोज द बैग बैकवर्ड, द बैग गेन्स बैकवर्ड मोमेंटम, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द मैन गेन्स फॉरवर्ड मोमेंटम एंड मूव्स आउट ऑफ द स्लिपरी एरिया। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, हाउ डू न्यूटन थर्ड लॉ एंड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एक्सप्लेन द मोशन ऑफ द रॉकेट। यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से आप कैसे एक्सप्लेन करते हो रॉकेट की मोशन को। तो ये आपने अपने माइंड में रखना है
न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि देयर विल बी इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि आप एक्शन करते हो तो रिएक्शन आपका इक्वल एंड ऑपोजिट्स होंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी ये कहता है कि भाई आपका मास वेलोसिटी का जो मल्टीपल होता है वो कंजर्व रहता है, फाइनल और इनिशियल मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो यहाँ पे ये आंसर देखें इसका, द रॉकेट पुशेज हॉट गैस बैकवर्ड, यानी कि ये इधर से हॉट गैस बैकवर्ड की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, पीछे की तरफ वो जो गैस है वो एक्शन हो रहा होता है, बेसिकली ये ऐसे थ्रस्ट होता है ना, एक्शन हो रहा होता है, इसके रिएक्शन में आपका रॉकेट जो होता है ऊपर जा रहा होता है। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ हो गया कि एक्शन और रिएक्शन कंजर्व रह रहे हैं, तो ये न्यूटन थर्ड लॉ हो गया पहली चीज। दूसरी चीज, मोमेंटम भी कंजर्व रहता है, मास और वेलोसिटी फाइनल और मास और वेलोसिटी इनिशियल कंजर्व रहती है। तो आपने बस ये दो दो लाइंस लिखनी है, द रॉकेट पुशेस हॉट गैस बैकवर्ड जो कि एक्शन है, द गैसेस पुशेस द रॉकेट फॉरवर्ड with an equal, the gases pushes the rocket forward with an equal and opposite force reaction, the total momentum remains conserved so that the rocket moves upward। ये आपने लिखना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको कहा गया है कि जो क्रिकेट बैटर ग्लव्स होते हैं उनके अंदर फॉर्म क्यूब ऐड किया जाता है, यानी कि आप ये ग्लव्स देखें कितने मोटे मोटे होते हैं और यहाँ पे ये सारा फॉर्म अप्लाई होता है, ये सारा फॉर्म होता है, आप सॉरी ये आपकी फिंगर्स होती हैं, ये ऊपर सारा फॉर्म अगेन जो मोटा फॉर्म आपका यहाँ पे अप्लाई होता है, ठीक है, ये फॉर्म होता है यहाँ पे सारा। तो ये इतना ज़्यादा फॉर्म यहाँ पे क्यों लगाया जाता है ये पूछ रहा है। तो उससे पहले आपको ये ऊपर जो रिलेशन लिखे आपको इसका पता होना चाहिए, ये रिलेशन क्या है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फोर्स होती है ना, आप इसको फिलहाल याद कर लें, फोर्स जो होती है वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है, यानी कि आप मोमेंटम को फिलहाल के अगर लीव भी करें ना तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर में है ये नोमिनेटर है, ठीक है, नोमिनेटर से मुराद ये इक्वल किस तरफ है, ये डिनोमिनेटर में है, ठीक है। अगर टाइम को आप ज्यादा करते हो किसी तरीके से और फोर्स कम हो जाएगी आपकी, तो इनवर्स रिलेशन होता है इस तरीके वाली चीजों का, जैसे ही टाइम कम करोगे फोर्स ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। टाइम कौन सा है, ये कोलाइजन टाइम है। कोलाइजन टाइम का मतलब है कि टकराने के दौरान कितना टाइम लग रहा है। फॉर एग्जांपल आपने ग्लव्स नहीं पहने क्रिकेट के दौरान, तो आपके खाली हाथ हैं ये वाले, जैसे ही बॉल आएगी एकदम टकराएगी, टकराने का टाइम जो है, टकराव का टाइम, ये आपने याद रखना, टाइम कौन सा, टकराने का टाइम है, कोलाइजन टाइम है, कोलाइजन टाइम। तो आपका क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी कोई फॉर्म वगैरह नहीं लगा होगा, तो डायरेक्ट आके टकराएगी, टाइम कम लगेगा टकराने में, टाइम कम फोर्स ज्यादा। देखो टाइम कम हो जाएगा, फोर्स ज्यादा हो जाएगी, जब फोर्स ज्यादा होगी इसका मतलब आपको ज्यादा दर्द होगा, आपको हाथ पे ज्यादा फोर्स फील होगी, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म लगा दोगे, इस वजह से फॉर्म लगाए जाते हैं, जैसे ही फॉर्म लगाओगे बॉल आएगी, बॉल टकराएगी, ठीक है, बॉल टकराएगी फॉर्म के साथ पहले, फॉर्म के साथ टकराने के बाद थोड़ा फॉर्म बेंड होगा, बेंड होते होते थोड़ा टाइम लगेगा आपके हाथ तक आने तक, ठीक है। तो टाइम ज्यादा हो गया टकराने का, जो कोलिजन टाइम होता है वो ज्यादा हो गया। जैसे ही कोलिजन टाइम ज्यादा होगा फोर्स कम हो जाएगी, तो भैया आपके हाथों पे फोर्स कम लगेगी। तो ये ध्यान में रखना है, कोलिजन टाइम ज्यादा होगा, कोलिजन टाइम ज्यादा होगा, फोर्स कम, कोलिजन टाइम कम, फोर्स ज्यादा, ठीक है। तो हम ये लिखी हुई चीजें वो पढ़ लेते हैं, तो आपने ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। फॉर्म जो होता है वो इंक्रीज करता है टाइम ऑफ इम्पैक्ट को या कोलिजन टाइम को, ठीक है। तो वही बात जो मैं बता रहा हूँ, फॉर्म इंक्रीजेस द टाइम ऑफ इम्पैक्ट, रिड्यूसिंग द फोर्स, फोर्स को कम कर देता है, ऑन हैंड्स हाथों पे, अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, ये मैंने रिटर्न फॉर्म में लिखा हुआ है, आप इस रिलेशन की जगह ये चीज लिखेंगे, ठीक हो गया। रिलेशन, दिस प्रोटेक्ट्स हैंड फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाता है ये, अगेन आपने समझ लिया, इसको स्क्रीनशॉट कर लें, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है, वेयर विल योर वेट बी ग्रेटर, नियर अर्थ और नियर मून। कह रहा है कि भाईजान अगर आप मून पे हैं तो आपका वेट यहाँ पे ज्यादा होगा कि जब आप अर्थ पे हैं तो यहाँ पे ज्यादा होगा। तो याद रखना है, तो वेट जो होता है आपका बराबर होता है W इज इक्वल्स टू mg के, ठीक है स्टूडेंट्स। W इज इक्वल टू mg के, ये आपका मैस है, ये आपकी g की वैल्यू है। याद रखना जितनी g की वैल्यू ज्यादा होगी, अभी पीछे आपने डिनोमिनेटर पढ़ा, अगर डिनोमिनेटर में होता तो इनवर्स होता, अभी डायरेक्ट है, डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है, जितनी g की वैल्यू ज्यादा होगी उतने ही वेट ज्यादा होगा। तो आपको पता है कि अर्थ पे g की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है अर्थ पे उसका वजन ज्यादा होगा। अर्थ पे देखें 53 या एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे 8 न्यूटन है सिर्फ, ठीक है। जितनी g की वैल्यू ज्यादा उतना वजन ज्यादा, जितनी g की वैल्यू कम उतना ही आपका वेट कम, ठीक है। और याद रखना मैस बराबर रहता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरा मैस 70 kg है, 70 kg है या 50 kg है, तो वो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। वेट का यूनिट होता है न्यूटन,
आप जैसे ही जी के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तब आपका न्यूटन में आ जाएगी वैल्यू। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? आपने ये लिखना है यहाँ पे, योर वेट इज ग्रेटर ऑन अर्थ, अर्थ पे ग्रेटर होगा, क्यों? बिकॉज अर्थ अर्थ की जो ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है, 9.8। ओके, सो योर मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर, आपका मास हर जगह सेम रहता है, बिकॉज वो डिपेंड नहीं करता ग्रेविटी पे। तो मास देखे ना, एम मास नहीं करता डिपेंड, लेकिन वेट जो होता है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है जी पे। ठीक हो गया? तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि व्हेन रोनाल्डो किक्स द बॉल, जब रोनाल्डो जो होता है वो बॉल को किक करता है, बोथ अर्थ, अर्थ होगी एंड द बॉल अट्रैक्ट ईच अदर, अर्थ और बॉल जो है, यानी कि देखिए ये अर्थ हमारे पास है, ये बॉल है, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं सेम फोर्स के साथ। ठीक है, व्हाई डज द बॉल मूव टूवर्ड्स अर्थ, बॉल जो होती है वो अर्थ की तरफ आती है, लेकिन अर्थ बॉल की तरफ क्यों नहीं जाती? सिंपल अल्फाज में ये कह रहा है, अगर ये रोनाल्डो है, इसने बॉल को किक किया तो फुटबॉल इधर आ चुका है। अगर फुटबॉल इधर आ चुका है तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि फुटबॉल अर्थ की तरफ जाता है, लेकिन अर्थ फुटबॉल की तरफ क्यों नहीं आती? हमें ये पता है हमें ये पता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, यार हमारे पास दोनों जो बोथ एग्जर्ट इक्वल फोर्सेस ऑन ईच अदर, इक्वल फोर्सेस लगाती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस हो जाती हैं। ठीक है, तो जिस बॉडी का वजन ज़्यादा होता है उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है। ठीक हो गया? जिस बॉडी का मास ज़्यादा होता है उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाती है। ये अगर मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो मैं प्रिसाइज ही रखूंगा इसको। जितनी बॉडी का वजन ज़्यादा उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा, तो इस वजह से अर्थ की एक्सेलरेशन कम होती है, तो वो बॉल की तरफ मूव नहीं करता, बॉल का वजन कम है तो वो अर्थ की तरफ मूव करता है, बस। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन थर्ड लॉ, both exert equal forces on each other, however earth has a very large mass, so its acceleration is negligible while the lighter ball accelerates towards earth। ठीक हो गया? जो लाइटर बॉल होती है वो अर्थ की तरफ एक्सेलरेट करती है, क्योंकि उसका वेट कम, वजन कम है ना, उसका मैस कम है। तो जब मैस कम होगा तो वो उसकी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, तो वो हैवियर मैस की तरफ ट्रैवल करेगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, जिसमें 10 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए चैप्टर नंबर 3 के। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल इफ़ यू फील इज इट हेल्पफुल। सो अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।